मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ। पहले तो मैंने देखा कि जो लोग अपने फील्ड में कुछ ना कुछ एक ऐसी विधा के एक्सपर्ट हो गए जो सबसे बाहर निकल के एक अलग से शिखर पे दिखाई देते हैं। जी, हमने अक्सर देखा है कि दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे, तो डॉक्टर साहब को जो प्रेरणा अपनी दादी से मिली। तो अम्मा जी क्या करती थी, गोइटर का पेशेंट है तो हाथ में नमक लेना, 3 बार यूं 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 करना और टैप पे जाके बहा देना। क्या हुआ? किसने कहा जी मेरे सिर में दर्द है, किसने मेरे पेट में दर्द है, तो अजवाइन जीरा ये वो। इस युग के अंदर प्रासंगिकता देखते हैं, कैसे आयुर्वेदा को जस्टिफाई करते हैं आज के आधुनिक मॉडर्न युग के अंदर। हम जैसा अन्न खा रहे हैं उसी अन्न में चिकित्सा, जैसे मैंने दादी से शुरू किया था। जी, दादी क्या दे रही थी, नमक, दादी कह रही थी अजवाइन, दादी क्या दे रही थी, जीरा, दादी क्या दे रही थी, धनिया। अरे भाई मेरी किचन में ही ट्रीटमेंट था ना, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ बाहर। तो लोगों को पंचकर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से एक बेसिक पंचकर्मा क्या है, वो कैसे काम करता है। सीधा वर्ड है पंच कर्म। जी, पंच माने जी, 5, जी, ठीक है। इसमें 5 प्रोसेस हैं जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसको मेजर पंचकर्मा बोलते हैं। जी, उससे पहला है वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा वस्ती, चौथा है नशे और 5वां है रक्त मोक्षण। मैं तो ये भी बोलता हूँ चरक मेरी माँ चरक मेरा बाप। क्या बात। तो यदि चरक को फॉलो कर ले तो पूरा पंचकर्म होता है अपने। आयुर्वेद के बारे में बहुत गलत फहमियाँ, बहुत सारे मिथ, मिसकंसेप्शंस हैं। आयुर्वेद लेट काम करता है, आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा बार खानी पड़ती है, पेशेंट का पूरा दिन निकल जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कोरोना कितनी भयंकर बीमारी थी, महामारी इसको बोला गया, कितने लोग मर गए। पर हमने सिर्फ क्या किया, सुदर्शन घन बटी अपने आप से बनाई और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी उस समय कोरोना में। जी, 3 महीने लगातार डिस्ट्रीब्यूट की। सिर्फ एक सुदर्शन घन बटी ने लोगों का कोरोना ठीक कर दिया। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर बार बुलाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे एक शानदार व्यक्तित्व को, जिसने अपने विषय में, अपने फील्ड में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है, समाज को कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूट करने का काम किया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं करनाल की आन बान शान डॉक्टर मनोज विरमानी, जो आयुर्वेद गुरु हैं, आयुर्वेदा के चिकित्सक हैं और पिछले 25 साल से ज़्यादा से आयुर्वेदा के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम रखते हैं, एक विशेष स्थान रखते हैं। तो चलिए पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का और फिर इनसे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस मंच पे। और आप आयुर्वेदा गुरु, वैद्य आयुर्वेदा गुरु प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चलाते हैं, आपका ब्रांड नेम है आयुर्वेदा गुरु, और जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान बनाई है, आयुर्वेद को एक अलग दिशा और दशा देने का आपने काम किया है। और हरियाणा के अंदर तो आपको हर व्यक्ति जो आयुर्वेद को प्रेम करता है वो जानता ही है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पे आज हमारे साथ हैं। तो आपसे हम अगले कुछ समय में चर्चा करेंगे और आयुर्वेद के बारे में विस्तार से आपकी उपलब्धियां, आपके काम करने का तरीका और सब चीज़ें जानेंगे। तो मेरा सबसे पहले जो आपसे प्रश्न है, शुरुआत है कि कैसे आपका रुझान बना आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेदा को माना जाता है कि ये व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ बीमारियों को भी ठीक करता है। महर्षि चरक ने कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई, आयुर्वेदा के जरिए आपने निर्णय लिया समाज सेवा करने का? मुकेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज जो हमारा कार्यक्रम है जी, ये अपने आप में ही एक जो दायरा हम सिमट के रहते हैं, उस सिमट से बाहर निकलने की एक जो चाह रखने वाले जो लोग हैं, मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ। पहले तो मैंने देखा कि जो लोग अपने फील्ड में कुछ ना कुछ एक ऐसी विधा के एक्सपर्ट हो गए जो सबसे बाहर निकल के एक अलग से शिखर पे दिखाई देते हैं। जी, आपने मुझे उसमें बुलाया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। और जो आपका प्रश्न है कि मेरे को आयुर्वेद में आने का जो मन बना या मैं आयुर्वेद में आ सका, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पहले मैं सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ अपनी दादी को। क्या बात है। स्वर्गीय श्रीमती लीलावंती उनका नाम था और लगभग 94 में उनकी डेथ भी हो गई थी। जी, जब मैं अभी BMS पढ़ के निकला ही था तो उनकी डेथ हो गई। तो उस समय उनकी एक आदत थी कि पूरे मोहल्ले के लोग या पूरे शहर में से कुछ लोग आया करते थे उनके पास कि अम्मा जी मुझे ये हो गया, अम्मा जी मुझे वो हो गया। तो अम्मा जी क्या करती थी, गोइटर का पेशेंट है तो हाथ में नमक लेना, 3 बार यूं 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 करना और टैप पे जाके बहा देना। क्या बात। किसने कहा जी मेरे सिर में दर्द है, किसने मेरे पेट में दर्द है, तो अजवाइन जीरा ये वो। तब मुझे बड़ा गुस्सा आता था उस समय, क्योंकि यंग एज थी, गुस्सा भी आता था कि मैं डॉक्टर बन के आया हूँ और ये घर में घरेलू नुस्खों से ट्रीटमेंट करती जा रही है, मेरे में तो पेशेंट ही कोई नहीं आएगा। पर
जब वो चली गई तब ध्यान में आया कि अरे भाई असली आयरन तो यही था। और उससे पहले की एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये बड़ी आप कह लो, जब मैं 10th में पढ़ता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपको लगभग 82 की, जी। तो मुझे ही फीवर होता था बहुत जोर जोर से, और बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना करना, पेपर आने में मुझे बुखार होना। तो दादी ने अपना कुछ काम किया और मेरे को सेट कर दिया। और आई एम द पर्सन जिसने पीएमटी दिया ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा। क्या बात। दिया नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा। दिसंबर में फॉर्म भरे जाते थे, सब टीचरों ने भी कहा कि भर ले। मैं कहा नहीं भरना। क्यों नहीं भरना? क्योंकि मुझे आयुर्वेद जाना है। तो वो जो परंपरा है वो मेरे घर से चली, जबकि मेरे घर में ना कोई वैद्य है, ना मेरे कोई खानदान में कोई आगे पीछे डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना है नहीं। पापा मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर थे, दादा मेरे फौज नेवी में थे, फिर वो किसी एडवोकेट के यहाँ ऐसे मुंशी काम करते थे। पर वो जो दादी का एक जो कहते हैं ना पुट जिसको कहते हैं, वो पुट आज भी जो कहीं ना प्रेरणा कहीं जो मिली आपको वहां से वहाँ मिली। से मिले। दोस्तों, इस उत्तर के 2 टेक अवे हैं जो मुझे मिले हैं। पहला टेक अवे ये है कि हमने अक्सर देखा है कि दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे, तो डॉक्टर साहब को जो प्रेरणा अपनी दादी से मिली, पहला टेक अवे तो ये है कि घर के बुजुर्ग हमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं जिसे हम अन्यथा ही लेते हैं। दूसरी प्रेरणा ये है कि यदि आपके संकल्प मजबूत हैं तो आप किसी भी विषय में शिखर पर पहुंच सकते हो। डॉक्टर साहब ने ये बात कही कि मैंने कभी पीएमटी नहीं दिया। पीएमटी का अर्थ उस टाइम पीएमटी होता था, प्री मेडिकल एग्जाम होता था एमबीबीएस में जाने के लिए। तो उन्होंने कभी नहीं दिया क्योंकि उनको शुरू से क्लियर था, क्लैरिटी थी कि मेरे को अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो आयुर्वेद के जरिए ही पूरा करना है। तो एक क्लैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन बच्चों में ये क्लैरिटी शुरू से होती है वो जीवन के अंदर बड़ा कुछ करते हैं, जैसे हम डॉक्टर साहब के बारे में देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पंचकर्म विधा के अंदर एमडी किया है, पंचकर्मा में आपकी स्पेशलाइजेशन रही है, पिछले 25 साल से ज़्यादा से आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं। तो पंचकर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये दोषों का जड़ मूल से नाश करता है, जैसे आयुर्वेदा के बारे में कहा भी जाता है। तो आपकी ये यात्रा पंचकर्मा के साथ कैसी रही? क्योंकि आमतौर पे जो स्टैट भी हम लोग देखते हैं, 60 से 70% पेशेंट्स को तुरंत इफेक्ट पंचकर्मा के बाद, पोस्ट पंचकर्मा ट्रीटमेंट के बाद नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपका कैसी यात्रा रही और आपका कैसे रुझान और कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो, यदि मैं रिजल्ट की बात करूं तो मेरे पास, क्योंकि मेरी खुद की पीजी जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पंचकर्मा में है जी। पीजी तो मैंने बहुत बाद में किया आगे, क्योंकि उस समय साधन नहीं होते थे। तो मैं गया था केरल उस समय जब ना तो लैंग्वेज समझ में आती थी और ना ही कोई गाइड करने वाला था। पर उस समय केरल जाके और लगभग 3 साल लगा के जो पंचकर्म सीखा, और वो जब यहाँ आके किया तो लोगों ने पता कैसे बिहेव किया मेरे साथ। आपने देखा होगा बाहर गली में फट्टे वाले लोग बैठे होते हैं जिनको हम पहलवान बोलते हैं, वो 10 रुपये लिया करते थे उस समय, मसाज किया करते थे। तो हमने कहा जी आपका वमन करेंगे, उसमें हम अभ्यंग शोधन भी करेंगे। बोले मालिश करेगा? मतलब ऐसा भी टाइम मैंने देखा लिटरली इस तरह है। से आप? वो भी मैंने सहन किया है। जी। पर आज भगवान की दया है कि आज पेशेंट खुद आके बोलता है कि डॉक्टर साहब पंचकर्म कराना है और आपसे ही कराना है। और खाली करनाल का पेशेंट बोलता है, ऐसा नहीं है, पूरा देश का भी है। और अभी भी मैं जब आपके साथ बैठा हूँ, इस समय एक लेडी पंचकर्म सीखने के लिए स्पेन से आई हुई है मेरे पास। क्या बात है, पिछले महीने 2 लेडीज आई हुई थी पोलैंड से, क्या बात, और अभी नॉर्वे से आने वाले हैं नवंबर में। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो एक स्थान मिला, ये मिला सिर्फ जो बात आपने अभी कही, जी एक क्लैरिटी है, विजन है, जी किस रास्ते में चलना है। स्लो चल सकते हैं पर रुक नहीं सकते। जी, जब रुके तो बियॉन्ड दी बाउंड्री तो जा नहीं सकते, फिर तो वो दायरा फिक्स है आपका, उसी में रहना आपको। बहुत बढ़िया। पर आज एक जो मतलब जो चीज़ मुझे मतलब कुछ करती है वो ये है कि जो मैंने कदम उठाने शुरू किए थे, मेरा बेटा भी एमडी पंचकर्मा में है और आयुर्वेद और पंचकर्मा उसे सीखा। मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे पूरी प्रोसेस कौन संभाल रहा है? डॉक्टर गोपेश वर्मानी। क्या बात, तभी मैं आज उठता हूँ, कभी कुशलता में लेक्चर देने जा रहा हूँ, कभी आपके साथ बैठा हूँ, कभी कहीं बहुत बैठा हूँ। बढ़िया। तो ये आज जो माहौल बना पिछले 28-30 साल में, वो हमने जो संकल्प लिए, वो जो बीज बोए थे, वो बीज आज फलीभूत हो रहे हैं। और एक मेरा संकल्प हो रहता है, आपको पता है पहले से, कि मैं जो आयुर्वेद की नई जनरेशन आ रही है उनको सिखाने बिलीव करता हूँ। जब आप और हम पढ़ते थे जी, उस समय क्या होता था, किसी बात जाते थे, बिल्कुल। बोले मेरा फार्मूला है मैं तो नहीं देता, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे फार्मूला चाहिए भी नहीं। मैं ढर्रे पे चलने वाला व्यक्ति हूँ ही नहीं, मुझे मेरा अपना ट्रैक अलग से बनाना है। और जब मैं गाड़ी में चलाता हूँ, मैं किसी के पीछे गाड़ी चला ही नहीं सकता, मेरे को गाड़ी आगे चलानी होती है, सबसे आगे। क्या बात। तो ये मेरी आदत है। दोस्तों, यहाँ भी एक बहुत शानदार टेक अवे है। पहला तो ये कि जब भी आप एक नई राह चूज करते हैं, चुनते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती या उनके
विचारों के अनुकूल नहीं होती तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको विरोध सहन करना पड़ता है, विरोध झेलना पड़ता है, फिर उदासीनता झेलनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे करके वो उदासीनता और विरोध स्वीकार में बदल जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पहले वो मालिश करने वाला कहते थे, फिर धीरे धीरे करके आज लोग पूरी दुनिया से उनके पास आते हैं, पेशेंट आते हैं, सीखने के लिए लोग आते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि वो जो पैशन है, जो आपका जुनून है, जो आपको जो आग है, जो प्रेरणा देती है, भाई मुझे आयुर्वेदा के अंदर के जरिए से लोगों को ठीक करना है, कंट्रीब्यूट करना है समाज के अंदर। यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, उदाहरण याद आ गया मुझे जी, कि जब मैं केरल में था उस समय 2 बार मुझे चांस मिला अमेरिका जाने का। क्या बात। पर क्योंकि मन में क्या था कि यदि मैंने कुछ सीखा है तो मेरे एरिया के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं इस देश का व्यक्ति हूँ और मुझे इस देश के लोगों को और अपने समाज के लोगों को कुछ वापस देना है। तो जब वो उदासीनता एक वर्ड आपने यूज़ किया, वहाँ से मुझे बात याद आई जी कि प्रैक्टिस करते करते 5 साल हो गए और कहीं कोई सेटलमेंट हो नहीं रही थी जी, एक जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही थी। तो तब एक बार लगा कि यदि उस समय अमेरिका चला गया तो पैसे भी होते, नाम भी होता, सब कुछ होता। फिर मन में एक जिद आई, मैंने अगले 5 साल का एक प्लान बनाया। यदि मैं अगले 5 साल में सेटल हो गया तो भैया रहेंगे करनाल में, नहीं तो अपन निकलेंगे यहाँ से दिल्ली जाएंगे या फिर अमेरिका ही जाएंगे सीधा। पर भगवान ने भी वो कहते ना, जब आप कुछ तय करते हो तो फिर पूरी कायनात आपके पीछे लगती है और आपको पूरा सेटल करने के लिए। और वो सब हुआ और आज सबको दिखता है। और आज मैं सपना क्या ले रहा हूँ कि मुझे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है आयुर्वेद का, और वो पंचकर्म का। कहाँ बनाना है? हरियाणा में, और उसमें भी कहाँ बनाना है? करनाल में। और बिल्कुल आपके पड़ोस में मैंने जगह ले लिया है, लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर जगह है। क्या बात। नगला मेगा गाँव में। तो वो बनाने की तैयारी हो रही है, CLU की अप्लाई किया हुआ है, जैसे आएगा काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर संकल्प मजबूत हो, भावना पवित्र हो और दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो सारी कायनात आपके साथ चल पड़ती है, आपको सहयोग करती है। हम डॉक्टर साहब के इनका जो विज़न था, इन्होंने एक सपना लिया था, वो पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और जल्द आने वाले समय में इनका बेटा भी पंचकर्मा में MD कर रहा है, डॉक्टर गुपेश विरमानी, वो भी इनके साथ ज्वाइन कर लिया है। तो जब बच्चा साथ में आ जाता है और एक नई एनर्जी के साथ आता है तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं इस मन से कि आप एक 100 बेड का हॉस्पिटल तो बनाओ भी और पूरी दुनिया में आयुर्वेदा का प्रचार करो जो आपने सपना देखा है। डॉक्टर विरमानी, आयुर्वेदा को एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए जाना जाता है। हम विश्वास करते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन आज का जो युग है, आज की जो आधुनिक संस्कृति है, आधुनिक चिकित्सा है, वो पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करने के लिए काम करती है। आज हम कैसे आयुर्वेदा की इस युग के अंदर प्रासंगिकता देखते हैं, कैसे आयुर्वेदा को जस्टिफाई करते हैं आज के आधुनिक मॉडर्न युग के अंदर? मुकेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हमारा शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से बना है जी, और ये पूरी सृष्टि भी 5 तत्वों से ही बनी है जी। अब आपने जो कहा, मॉडर्न साइंस का एक कंसेप्ट है आज की डेट में कि भाई हमें पहले तो एक फिजिशियन मिला करता था जी, जो सारी बीमारी को ट्रीटमेंट करता था, फिर आने लगे स्पेशलिस्ट। अब उस स्पेशलिस्ट में भी क्या आने लगे? सुपर स्पेशलिस्ट। यस, सुपर में भी क्या, डुपर स्पेशलिस्ट आने शुरू हो गए। जी, जी, अब उनसे बात करो। मैं एक सेमिनार में गया था दिल्ली में, जिसमें सब तरह के डॉक्टर्स थे, आयुर्वेदिक के भी थे, होम्योपैथिक के भी थे, एलोपैथिक के भी थे, सब थे। तो वहाँ एक डॉक्टर ने हार्ट की बात अपने करते करते एक लाइन बोली कि 2 पैग यदि पियोगे तो आपका हार्ट जो है ना वो अच्छा रहेगा। जी, इससे पहले कि मैं कुछ वहाँ बोलता, क्योंकि मेरा भी लेक्चर था वहाँ पे, तो एक जो अपने लीवर के डॉक्टर थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, जी, उनका डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट द लीवर? तो उनका जवाब था कि दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आई एम डॉक्टर ऑफ हार्ट, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्ट। तो जब मेरी बारी आई तो मुझे लगा कि सब डॉक्टर उसी चर्चा में चले गए, तो मैंने वो विषय सबसे बाद में लिया। मैं कहा, जब आप खाना खाते हो, लीवर के अलग से खाते हो, किडनी के लिए अलग से खाते हो, ब्रेन के अलग से खाते हो क्या? तो सबने बोला नहीं। तो वो काम किसका है? वो हमारी अग्नि का काम है जो उसको बाइफिकेट करती है, सब कुछ करती है। यस, ऐसे ही यदि आयुर्वेद को आप देखेंगे तो आयुर्वेद बात करता है वात पित्त कफ की, और वात पित्त का बना आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हम इन 3 से अलग कैसे हो सकते हैं? जी। वे 5 से कहें या 3 कहें, कैसे अलग हो सकते हैं? मैं ये मानता हूँ कि अभी की बात, मैं कल की बात करता हूँ। कल हम एक सेमिनार में था यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी ये बात चल रही थी कि आज के लोग, जो आयुर्वेद लोग भी हैं, वो मॉडर्न कंसेप्ट के साथ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना शुरू कर गए। उससे दिक्कत क्या आ रही है? हम तो कहते थे आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों हो रहा है साइड इफेक्ट? क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट निकालने शुरू कर दिया। जो एंटीडोट था उस पौधे का, वो तो रह गया बाहर, एक्टिव इंग्रेडिएंट आ गया। तो वही काम तो एलोपैथी कर रही थी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि यदि आज जो समाज आयुर्वेद में आ रहा है वो अपने आप आ रहा है, क्योंकि बाकी सब जो साइड इफेक्ट है, बाकी सिस्टम के साइड इफेक्ट है, उनको छोड़ते हुए, क्योंकि ये
एक क्लॉक है, सुई को वापस 12 पे आना ही होता है, वो घूम के दिन में 2 बार 12 को टच करती है आके। ऐसे पिछले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 96 में, लगभग 2.5 साल हो गया आज, और आज मैं देखता हूँ, पहले तो लोग बोलते थे क्या जड़ी बूटी दे रहे हो या क्या, अब क्या बोलते हैं, नहीं जी आप इसे लेनी है क्योंकि सब तरफ से मैं धक्के खा चुका। तो जो आज की प्रासंगिकता है इस विषय की वो यही है कि हम जैसा अन्न खा रहे हैं उसी अन्न में चिकित्सा, जैसे मैंने दादी से शुरू किया था। जी दादी क्या दे रही थी, नमक, दादी क्या दे रही थी अजवाइन, दादी क्या दे रही थी जीरा, दादी क्या दे रही थी धनिया। अरे भाई मेरी किचन में ही ट्रीटमेंट था ना, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ बाहर। तो आज लोग वापस आना शुरू हो गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात लोग करने लगे। वही मैंने किया, मैंने अपने पेशेंट को अपना ऑर्गेनिक डाइट देनी शुरू कर दी, तो लोग वैसे ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद में यदि आप चरक संहिता पढ़ोगे तो 70% जो आपका श्लोक है वो आपके स्वस्थ से स्वस्थ लक्षण की बात कर रहा है। 30 मिनट में क्या कर रहा है, दवाइयाँ बननी कैसे हैं और दवाइयाँ देनी कैसे हैं। तो हम कहाँ चले गए, हम तो दवाइयाँ बेचने में चले गए। और यदि मेरे यहाँ आके देखोगे, यदि मैं अपनी प्रैक्टिस की शुरू की बात करूँ तो मुझे याद है कि मेरा छोटा सा क्लिनिक होता था, मैं एक दिन में 20,000 की दवाई बेच दिया करता था। आज मेरे यहाँ 4 दिन में 20,000 की दवाई नहीं बिकती, क्योंकि मैं दवाई बेच ही नहीं रहा। क्योंकि मैं तो होलिस्टिक अप्रोच लेके, स्पिरिचुअल अप्रोच लेके, होलिस्टिक अप्रोच सलाह लेके मैं देख रहा हूँ पेशेंट ठीक कैसे हो रहा है। नहीं मेरी काउंसलिंग से ठीक हो रहा है, देन ओके, मेरी पंचका में ठीक हो रहा है, देन ओके, और एंड में लगता है कि दवाई देनी तो फिर दवाई दे देते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच उसकी आयुर्वेद की है, और चरक में यही लिखा हुआ है। आत्मा तक ट्रीटमेंट करनी है जी, शरीर की चिकित्सा तो करनी नहीं है। आपका मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, आत्मा ठीक है, तो आप ठीक ही हो जाओगे ना। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थिति विधि। सिंपल सा एक बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि पूरा शरीर हमारा जो है वो होलिस्टिकली काम करता है। हमारा हार्ट अलग काम नहीं करता, लीवर अलग काम नहीं करता, लंग्स अलग काम नहीं करते, सारी इंद्रियां अलग अलग काम नहीं करती। सारे वो जैसे एक टीम के अंदर, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, वो सारे एक टीम के लिए, एक देश के लिए खेलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बॉलर अपनी बॉल फेंक रहा है तो वो अपने लिए खेल रहा है, या बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो अपने लिए खेल रहा है। सारे कम्युनिटिव काम करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच से काम करते हैं। तो ये सृष्टि भी ऐसे ही चलती है और हमारा शरीर भी ऐसे ही चलता है। और इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ। जी जी सपोज आपको टेंशन होगी किसी बात पे, जी, टेंशन तो यहाँ हो रही है ना जी, फिर हार्ट क्यों धड़क रहा फालतू में, बिल्कुल सांस क्यों तेज चल रही है, बिल्कुल हो सकता है किसी को पोटियाँ लग जाए। बिल्कुल इसका मतलब क्या हुआ कि सब तो जुड़ा हुआ है ना आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप प्रसन्न हो तो आपको क्या लगता है कि आप एकदम चेहरा खिलता है, आंखों में एक नूर आता है, आपकी बातचीत में एक स्माइलिंग फेस हो जाता है, और बॉडी में एक अच्छी सी तरंग सी उठती है, और दिल करता है कि कोई कुछ मांग ले, वो सभी मैं सब देने को तैयार। और अभी तो एक नई रिसर्च हुई है कि वो गट को दूसरा ब्रेन कहा जाने लगा है, गट ब्रेन कनेक्शन की बात होने लगी है। और आयुर्वेदा तो ये बात शुरू से ही कहता है। हम तो 5,000 पहले से कह रहे हैं कि 5,000 साल पहले से चिकित्सा कर दो तो भाई ब्रेन ठीक रहता है, ब्रेन ठीक रहती है। तो दोस्तों वो घूम फिर के संसार, दुनिया गोल है तो घूम फिर के संसार को वापस वहीं आना है। डॉक्टर विरमानी, हमने देखा है कि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रहन सहन, खान पान बहुत गलत हो गया है। हम आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करते, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य का ध्यान नहीं रखते, तो उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो आयुर्वेदा का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्पेशली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, या फिर दिल की बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा बढ़ जाता है, शुगर की बीमारियां, डायबिटीज़ को, भारत को तो डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाने लगा है। तो इन सब चीज़ों में आयुर्वेदा का कितना बड़ा योगदान है, और हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए? मैं ना एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। आज ही का एग्जांपल है, एक पेशेंट है, करनाल के नामी ग्रामी पेशेंट हैं, उनकी वाइफ हैं। तो वो आगे क्या बोल रही हैं, डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, और वो पहली बार ऐसी समस्या लेके नहीं आई जी, वो शायद 3rd बार था कि वैसे लेके आई। मैंने आते ही पहले तो उनको डांटा, मैं कहा मैंने आपको क्या समझाया था कि आपने सूखी सब्जी नहीं खानी, और खासकर रात को नहीं खानी। मैंने जी कल रात को क्या खाया था, बोले करेले खाए थे। कितने में खाए थे? 10 बजे खाए थे। साथ में क्या था? बोले दही थी। अरे भाई अभी तो सर्दी ऋतु शुरू हुई है, सावन भादो खत्म हुआ है बस अभी, पर आज फिर भी बारिश थी दिन में, कल भी बारिश थी, तो आप दही खा रहे तो फिर क्या होगा, वात का प्रकोप होगा कि नहीं होगा। उनको कहा कि अब विरेचन का मौसम आ चुका है, आप एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा विरेचन कराओ, बीमार हो इसलिए नहीं कराना। पर वो क्या कहते हैं, डॉक्टर जितनी बार भी हमने शिरोधार करी है ना, बस पहले सीटिंग में ना यूँ सिर दर्द ठीक होता है, ऐसे ठीक होता है। मैं कहा मैडम ये अभी आपकी डिजीज़ के हिसाब से पेट में गड़बड़ है, अग्नि आपकी दूषित है, अग्नि शुद्ध करनी है, पित्त को और वात को शांत करना है, तो ठीक हो जाएगा। तो आज वो क्या बोली खुद से कि डॉक्टर साहब बस 4 दिन शिरोधार कर दो, मैं 5वें दिन पक्का विरेचन करा दी हूँ। यहाँ जरूरत किस चीज़ की है? जरूरत इस चीज़ की है कि आप और मेरे जैसे लोगों को, ऐसे जैसे हम आज बैठे बात कर रहे हैं, समाज में बैठ के
कभी कभी किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ पे बात करनी पड़ेगी, लोगों तक ये विषय पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ चले गए, कमर्शियल एंगल पे चले गए। यहाँ चाहिए इमोशनल एंगल। डॉक्टर मुकेश की और मेरी आत्मा एक ही है, हम कहीं ना कहीं एक बड़ी सत्ता से जुड़े हुए हैं जी सबकी एनर्जी वहीं से आ रही है। यदि ये लाइटें जल रही हैं तो कहाँ जल रही हैं? बिल्कुल। यदि पावर हाउस में लाइट होती है तभी तो मेरे एक घर लाइट सुप्रीम सोर्स है, वहीं से वो चेतना और सारी ऊर्जा में मिलती है। मिलती है। तो उसमें करना क्या है, मैं छोटा सा एक ब्रीफ लाइफस्टाइल डिजीज पे कर देता हूँ जी कि एक तो सूर्य उदय से पहले उठना, जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम योग, प्राणायाम, सैर, साइकिलिंग, जिम, जो भी जिसको सूट करता है वो करे, बस करे। पानी कितना पीना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 गिलास मिनिमम पीना होता है, और मैक्सिमम मेरी भाषा में तो 2 गिलास से ज़्यादा जाना नहीं होता। लोग क्या कहते हैं जग भर के पिया था जी, वो जग भर के पीने का मेरे को तो कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि अग्निमंद होती है उसे। फिर आप शौचा जी से निवृत्त हो गए, सैर पर चले गए, जो भी करना कर लिया आपने। फिर स्नान आदि करके, और आपको भगवान के प्रति जो भी आस्था है, आप चाहे मंदिर में जाके यूं करके इतना ही आ जाओ बस, मतलब आपका नहीं टाइम है आधा घंटा गीता पढ़ने का या रामायण पढ़ने का या कुछ अपना ग्रंथ पढ़ने का, जस्ट इतना करके इतना आ जाओ तो भी कहीं ना कहीं जुड़ाव होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके का, उससे मन को शांति मिलती है। फिर आपने जब नाश्ता करना है ना, तो ये नहीं करना मैंने ड्यूटी पे जाना, कप आपके हाथ में दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चलते चलते कुछ कर रहे हैं, नहीं भाई, 10 मिनट मेरे को देने हैं। शर्त ये कि सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खानी, ये मेरी जिद है। अब इसको कोई बुरा माने या भला माने, मेरी जिद है कि ब्रेड नहीं खानी सवेरे, और तला हुआ तो खाना ही नहीं है। आपको परोंठे खाने का शौक है तो परोंठा खाइए, पर परोंठे को तवे पे तल के मत खाइए, एक काम। फिर बीच में जब गैप मिले तो एक फ्रूट जरूर खाइए। यदि 8 बजे नाश्ता करें तो 11 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लीजिए, 2 बजे लंच कर लीजिए। शाम को किसी को चाय पीने की ज़्यादा अलग है तो 1 कप चाय पूरे दिन में, उसे यहाँ चाय नहीं पीनी। पर रात का जो डिनर है वो 7 बजे के बाद तो नमस्ते, और फिर आप बीमार नहीं होंगे। फिर वो जो दूसरी एक गंदी आदत है कि मोबाइल उठाएकर रात को हम 2 बजे तक जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही, फिर क्या कहते हैं नींद नहीं आती इसलिए मोबाइल देखते हैं। अरे भाई मोबाइल छोड़ो ना, कोई अच्छी सी पुस्तक, जो धार्मिक पुस्तक हम सुबह नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि ऑफिस जाने की जल्दी थी, वो रात को पढ़ लेना भाई। और वो बुक पढ़ते पढ़ते क्या होगा, यहीं रखी जाएगी और भगवान की भावनाएं हमारे मन में उतरती जाएंगी, और सुबह जब उठेंगे तो एक प्रसन्न मन से उठेंगे। लाइफस्टाइल तो कहाँ थी और कहाँ से गई। मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने अपने आप ही बुला रखे हैं, आ बैल मुझे मार, हमने खुद कर रखा है, खुद उनको आमंत्रण दे रहे हैं हम, आओ और हमारे शरीर में प्रवेश करो। तो उन जब हम आमंत्रण कुछ दे रहे हैं तो उन्हें भगा भी सकते हैं। वो सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या जैसे आपने बताया, अगर वो फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन बीमारियों से जो सुरसा के मुख की तरह से बढ़ती जा रही हैं उन पे आप काबू पा सकेंगे। और निश्चित रूप से हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है आयुर्वेदा के स्नातक होने के नाते, आयुर्वेदा के स्टूडेंट होने के नाते समाज के अंदर प्रचार प्रसार करने की। जो भी आयुर्वेदा के लोग जुड़े हुए, चाहे वो आयुर्वेदा के टीचर्स हैं, चाहे आयुर्वेदा के प्रोफेसर्स हैं, चाहे रिसर्चर्स हैं, चाहे प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो ठीक है, जीवन यापन करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमें कुछ इस समाज को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना के साथ हम भी अपना दायित्व समझें और समाज को देने के लिए, स्पेशली इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स समाज के अंदर जो बढ़ते जा रहे हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करें। डॉक्टर वीरमानी, हमने पंचकर्मा की बात की, लोगों को पंचकर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से एक बेसिक पंचकर्मा क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे हमें स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, एक बेसिक जानकारी आप दे दें। देखिए सीधा वर्ड है पंचकर्म, पंच माने जी 5 जी, ठीक है। इसमें 5 प्रोसेस हैं जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसको मेजर पंचकर्मा बोलते हैं जी। उससे पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा वस्ती, चौथा है नस्य और 5वां है रक्त मोक्षण। अब वमन का काम क्या होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट सीखने का है कि जैसे आपने नोट किया होगा सर्दियाँ खत्म होंगी और गर्मियाँ शुरू हो जानी, बसंत ऋतु आएगी। जब धूप आनी शुरू होती है तो बॉडी में कफ का एक प्रकोप होता है, कभी किसी को नीचे शुरू हो जाएंगे, स्टिचिंग हो जाएगी, किसी को अस्थमा का अटैक आ जाएगा। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, या किसी के शरीर में एक मोटापा या यूँ कहें कि भारीपन जिसको कह सकते हैं, या स्वेलिंग आ रही है, तो उस समय होता है वमन। अब वमन में होता क्या है कि सिंपल है कि मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है 3 से 5 दिन, फिर 2 दिन अभ्यंग स्वेदन यानी फुल बॉडी मसाज और स्टीम दी जाती है। फिर उसके बाद हम उसको देते हैं मेडिसिन, वो मदन फल हो सकता है, वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग मेडिसिन होती है जी। पहले दूध पिलाएंगे, उसके बाद तो खीर खिलाएंगे, खीर खिला के दूध पिलाएंगे, फिर उसको दवाई देंगे,
10 मिनट वेट करते हैं, फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और वो सब क्या है कि कंट्रोल्ड मूवमेंट है सारा, ऐसा नहीं कि कोई वीकनेस आने वाली है उससे। अंदर से वो गंद निकलेगा, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे वही निकलेंगे। और पिला के निकाल रहे हैं ना, जैसे मान लो इस फर्श की बात करें, मान लो कई दिन से गंदा था, हम क्या करते हैं, एक आदमी पानी डाल रहा है, दूसरा आदमी झाड़ू लगा रहा है, थोड़ी देर में शुरू में तो क्या होगा, गंदा गंदा पानी निकलेगा, थोड़ी देर में क्या होगा, साफ साफ पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी सफाई हो गई। सेम इज द प्रोसेस विद विरेचन। वो घी पीने वाला अभ्यंग से वाला प्रोसेस तो सेम ही है, पर उसमें हम क्या करते हैं, मुंह से मेडिसिन देते हैं तो नीचे से टॉक्सिन निकलना शुरू होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि वो मुंह से लेके और पूरे इंटेस्टाइन तक की पूरी क्लिनजिंग यदि कोई करता है तो वह विरेचन। उसका मौसम कब है, जैसे अब हम सितंबर में बैठे हैं और शरद ऋतु शुरू हो चुकी है, इसमें जो पित्त इकट्ठा हो रखा है बॉडी में, आपने नोट किया होगा, इस मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर, अच्छा लूज मोशन लगना, या किसी किसी को ब्लीडिंग होना, या लीवर की डिजीज, इस तरह की हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ सब होती हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमने उसका शरीर से, या स्किन पे सोरियासिस आपने देखा होगा, जब दाने दाने निकल आते हैं, चकते निकल आते हैं, या अर्टिक्रिया होता है, ऐसे सब कंडीशन में विरेचन सबसे बेस्ट है। और ये अब से लेके और आप मानिए नवंबर के लास्ट तक ये सीज़न विरेचन का है। फिर अगला स्टेप तो वस्ती। वस्ती क्या है कि गुदा मार्ग में आपने मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड काढ़ा डालना है। वो दो पर्पज़ है। यदि टॉक्सिन ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हम पहले काढ़ा देके उसका शुद्धिकरण करेंगे। मतलब एक किस्म का एनीमा, आयुर्वेदिक एनीमा कह सकते नहीं, मैं नहीं बोलता इसको जी। अनीमा इज समथिंग एल्स। ओके, अनीमा इज ओनली फॉर पेट को साफ करने के लिए है, पोटी लाने के लिए है। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वस्ती की बात की थी कि गट ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। वस्ती हम दे रहे हैं दिमाग को ठीक करने के लिए, वस्ती हम दे रहे हैं लकवा के पेशेंट को ठीक करने के लिए, वस्ती हम दे रहे हैं जिनको पूरे बॉडी में पेन्स चल रहे हैं, वस्ती हम दे रहे हैं जिनके पैरों में, घुटनों में या कमर में अकड़ाहट हो रखी है, खासकर जो सिटिंग जॉब करते हैं उनको देना है। मतलब वस्ती जो है आयुर्वेद की आधी चिकित्सा है, यानी पूरा आयुर्वेद एक तरफ और वस्ती एक तरफ, मतलब 50% चिकित्सा तो वस्ती की है। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं नस्से पे। नस्से क्या है, हमने यहाँ से लेकर नीचे का सब ट्रीटमेंट कर लिया, क्योंकि कफ का स्थान क्या बोला, नाभि से ऊपर कफ का स्थान, और नाभि और हिप्स के बीच में आपका पित्त का स्थान, और नाभि से नीचे नीचे वात का स्थान। ये तो हमने वमन विरेचन वस्ती कर ली। अभी सिर का क्या दोष है, उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए ना। अब नाक में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, नासा शीर्षो द्वारा, भाई नाक जो है वो सिर का द्वार है। अब हम सांस लेते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है सब है, वो तो जाता ही है ना ऊपर। कभी जुकाम हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी तो जाता ही है ना ऊपर। तो इतने ऊर्ध्व तत्वों के जितने भी चीज़ें हैं, इनको साफ करने के लिए नशे ट्रीटमेंट है। इसमें हम मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड पाउडर, ये सब नाक में डालते हैं। तो उससे क्या है, सारे जो हमारे आइज़ के डिजीज़ हैं, ईयर के डिजीज़ हैं, नोज़ के डिजीज़ हैं, इवन तो कि जिनके दांतों में दांत हिलने शुरू हो गए, या उनको मुंह में छाले होते हैं, कुछ होते हैं, उसके लिए भी वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। अब स्किन ने क्या दोष किया जी, तो स्किन पे देखो आजकल एक्जिमा है, सोरियासिस है, खून में गर्मी इकट्ठी हो जाती है, किसी का खून ज़्यादा हो गया, किसी का खून गंदा हो गया, किसी का खून बड़े काले रंग का होता है, किसी का बड़ा एक लाल गुंजा जैसा साफ होता है। तो काला काला खून जिसको है, तो उसमें हम करते हैं रक्त मोक्षण। और रक्त मोक्षण में 2-3 चीज़ें हैं। शिरावेद है, जिन्हें हमने प्रिक किया और ब्लड निकालना शुरू कर दिया। फिर दूसरा है जलोका, और जलोका की जिसको जोंक से हम सब डरते हैं, वो हमने पाल रखी है। मेरे पास इस समय 20 जोंक पाली हुई है मैंने, और उसकी खासियत क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। वो उसी का गंदा उसी को चिपकती है जिसका खून गंदा होता है, जिसका अच्छा खून उसको चिपकती ही नहीं है। क्यों नेचर ने कितने शानदार जीव हमें दिए हैं, है ना। हमारे शरीर की शुद्धि करने के लिए जोंक जैसी, लीच जैसी एक प्राणी हमें दिया है। और इसमें क्या है, ये तो हो गए मेजर पंचकर्मा 5 जो होते हैं सीजन वाइज जी। पर शिरोधारा, अभ्यंग स्वेदन, कटिवस्ती, हृदय वस्ती, जानू वस्ती, जानुधारा, ऐसे अनेकों 32 तरह के और वो ट्रीटमेंट भी हैं जो डिजीज अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। और वो सब फैसिलिटी अपने आयुर्वेद में आपके पास सारी फैसिलिटी है ही है। वो तो सारा का सारा हम करते ही हैं। बल्कि प्लस पॉइंट ये है कि जो केरला में ट्रीटमेंट हमने सीखे थे, उसके अलावा जो हमारे उत्तर भारत के ट्रीटमेंट है। और यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात और मैं बता रहा हूँ जी, कि एक बार मेरे पास गुजरात के कोई वैद्य आए और वो मुझे ले गए अहमदाबाद। मेरे यहाँ कैंप लगाया और हमने 1 महीने में 1124 पंचकर्मा करने का रिकॉर्ड आज भी वो पूरे विश्व में मेरे नाम ही है। क्या बात है। और जानू यूनिवर्सिटी के जो सेनेट मेंबर थे, उन्होंने मुझे मेरे यहाँ के अवार्ड किया था। पर वहाँ मुझे टीचर मिले आयुर्वेदिक कॉलेज के, तो मेरे पम्फलेट में लिखा हुआ था केरल चिकित्सा पद्धति की मैं चिकित्सा करनाल में करता हूँ। ये बड़ी बूस्टिंग बात है मेरे लिए भी, और आयुर्वेद के जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है।
उन्होंने मेरे पेपर लिया और लेके ना देख कर फाड़ दिया और डस्टबिन उड़ा दिया। एक बार तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कहा यार मैं इतनी दूर से चल के आया, इनसे कुछ सीखने आया। बोले क्या होती है केरल पद्धति? बोले आप इसमें लिखो करनाल चिकित्सा पद्धति। मैं कहा सर वो कैसे? बोले चरक पढ़ी है। मैं कहा जी पढ़ी है। बोले वहाँ क्या लिखा है? पहली सिंपोजियम कहाँ हुई थी? हिमालय की तलहटी में गंगा के किनारे। बिल्कुल, वो सारा तलहटी वाला एरिया, गंगा जमुना बेसिन हमारा ही है, हमारा ही है ना। तो ऋषिकेश वो हम मानते हैं उसमें से, बिल्कुल। और ऋषिकेश हम 150 किलोमीटर हम बैठे हैं। बिल्कुल। उस दिन से मैंने वो केरल चिकित्सा पद्धति लिखना छोड़ दिया। मुझे लगा यार हम ही बहुत कुछ करने वाले हैं। तो हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों को जोड़ के वो चिकित्सा हम करते हैं। जो आयुर्वेदिक चरक संहिता में लिखा है, मैं तो ये भी बोलता हूँ चरक मेरी माँ चरक मेरा बाप। क्या बात। तो यदि चरक को फॉलो कर ले तो पूरा पंचकर्म होता है अपने आप। पंचकर्मा की हमने बात की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो पंचकर्मा अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, पेशेंट उसको गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करे, तो हर बीमारी का इलाज पंचकर्मा से किया जा सकता है। मैं तो मुकेश जी एक बात और कह रहा हूँ, हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? मैं और आप स्वस्थ बैठे हैं अभी भी। एट द एज ऑफ 55 मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मैं कई बार पेशेंट को बोलता हूँ हाथ में दिखाई दे एक बार, तो जितनी डाली मेरे हाथ होती है पेशेंट मुझे मिलती नहीं किसी के हाथ में। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप बीमार होना चाहते हो, फिर दवाई खाना चाहते हो। जी। मैं कह रहा हूँ बीमार होना ही क्यों है भाई? मैंने भी 5 पंचकर्म बताए ना, वो सीजन है। फरवरी मार्च में वमन करा लो, ठीक है। बरसात के मौसम में वस्ती करा लो। हाँ, बरसात में वस्ती करा लो, बरसात शरद में ऋतु वस्ती में करा लो। विरेचन करा लो। अच्छा, शरद ऋतु के मौसम में इसमें विरेचन करा लो। बाकी काम तो रूटीन के हैं, जब भी करना हो जाएंगे। पर जो आपका क्वेश्चन है जी। कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी एक लेडी मेरे पास चल रही है जिनकी एज होगी लगभग 68 ईयर्स के आसपास, पार्किंसंस की पेशेंट है, चल नहीं पाती थी। वो मेरे पास आई लगभग आज से 4 महीने पहले। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब बुजुर्ग एज में तो क्या होता है, कुछ कर दो तो बस्ती की मात्रा बस्ती, तो घर जाकर उनको थोड़ी सी दो मोशन आ गई। तो घर से फोन आ गया, डॉक्टर साहब क्या कर दिया, हमारी माँ तो 10 लग गए। तो माँ क्या बोल रही है? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, कब्जी रहती थी, कब्जी खुल गई, और मेरा तो हाथ जो यूं 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 करा था उससे तो स्पीड कम हो गई। तो उसको फेत हो गया। तो जब पार्किंसन जैसी एक ऐसी डिजीज जिसको लाइलाज लोगों ने बोल दिया, जब उसमें रिजल्ट एक दिन में मिल सकता है, और सोरियासिस में तो आप मतलब मेरा ऑन रिकॉर्ड में 10,000 पेशेंट का तो डाटा बेस ही होगा मेरे पास। तो उसमें भी फर्स्ट विरेचन जो है ना 40 to 60% रिजल्ट देता है। तो बात क्या है कि बीमारी कोई भी हो, पर डायग्नोसिस कैसा होगा, फिर आपको क्या लाइफस्टाइल और डाइटस्टाइल समझाया गया, वो आपने फॉलो किया कि नहीं किया। यदि वो कर लिया तो फिर बीमारी तो कोई भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? डिटॉक्सिफाई तो करना बॉडी को। बीमारी का कारण क्या है? जब मेरे शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे होंगे, मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन होगा। यदि स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो गया तो एक्जिमा सोरियासिस हो जाएगी। जी। यदि वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया आर्टरी तो हार्ट में जाएगा तो हार्ट डिजीज हो जाएगी। तो मैं तो एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आज भी डिस्कस हो रहा था, जो स्पेन से लेडी आई उससे बात चल रही थी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है 263, रिक्वायर्ड लेवल क्या है अप टू 200, जब बिलो 200। तो हम फिर भी घृतपान कराते हैं, करा रहे थे। बोले इसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा। मैं कहा ये डिसाइड करना कि घी कौन सा देना है, हम तो मेडिकेटेड घी दे रहे हैं ना भाई। और फिर हमने देखा उससे भी देखा, मैंने देखा जब विरेचन हो गया उसके 3 दिन बाद दोबारा जब कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया, इट वॉज 201। क्या बात। 263 से 201 हो गया। तो यानी घी पीने से घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? जो घी नहीं खाते क्या उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता क्या? घी तो चिकनी चीज़ है, यदि कुछ डिपॉजिट होने लगेगा तो उसको फिसला के वो निकाल देगा। जब जब फैट ड्राई होने लगेगा, उसमें वात का प्रकोप होने लगेगा, तब तब वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। और शायद आपको तो पता ही होगा, अमेरिका ने लगभग 30-40 साल रिसर्च की कोलेस्ट्रॉल पे, और आज से 10 साल पहले रिसर्च आई रिसर्च जर्नल्स में, वो पब्लिक को नहीं किसने बताई। वहाँ ये था, उसका रिजल्ट क्या था, कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज गुड फॉर बॉडी, बट नोबडी सेइंग दैट। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम जनमानस से छुपाई जाती हैं, ताकि फिर क्योंकि अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह कौन लगवाना चाहता है। दूसरा क्योंकि फिर रिफाइंड कैसे बिकेगा, फिर रिफाइंड कैसे बिकेगा, फिर दूसरा घुटनों का ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे होगा। बहुत बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ओपन बात कर रहे हैं। मतलब जी, फिर जब अंदर चिकनाहट नहीं रहेगी तो क्या होगा, फिर हार्ट के ऑपरेशन कैसे होंगे। बिल्कुल। तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि आयुर्वेद को हम छोड़ देंगे, अपनी जीवन पद्धति से छोड़ देंगे, मैं कहता तो फॉरेन के लोग छोड़ते हैं तो छोड़ें। अरे हमारे यहाँ तो 6 के 6 ऋतुएं मिलती हैं, 6 ऋतुओं के वजह से खान पान मिलता है, उसके हिसाब से कपड़े पहनने का ढंग मिलता है। और फिर भी अल्टीमेटली मैं कहता हूँ कि 9 महीने हमारे गर्मी के होते हैं और 3 महीने हमारे सर्दी के होते हैं, और 3 महीने में सर्दी रह गई 2 महीने की, जनवरी की। पर हम कहेंगे नहीं, हम तो नॉनवेज खाएंगे, हम तो दारू पियेंगे, हम तो स्मोकिंग करेंगे, हम तो गुटखा खाएंगे, है ना, और आराम से एसी में सोएंगे।
तो फिर बीमार नहीं होंगे तो क्या फिर कोई और बचाने थोड़ी आएगा हमें। तो आयुर्वेद है जो आपको सेव कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आयुर्वेदा भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। पूरी दुनिया को इसने बहुत कुछ दिया है। समय के प्रभाव से इसका भी जो प्रचार प्रसार है वो कम हुआ था, क्योंकि 1000 साल भारत गुलाम रहा, जिससे हमारी संस्कृति, चिकित्सा, सब चीज़ों में बहुत गहरा असर पड़ा। उसमें आयुर्वेद भी था। लेकिन अब जब हम दोबारा से इसके महत्व को समझ रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्पेन से उनके पास लोग आ रहे हैं, पोलैंड से लोग सीखने के लिए आ रहे हैं। तो एक मानसिकता बनी है कि हम दोबारा से विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। दोबारा से जैसे लोग पहले वैदिक युग में हमारे पास स्कॉलर आते थे पूरी दुनिया से, तक्षशिला और नालंदा में, यहाँ से ज्ञान लेके जाते थे और अपनी नई नई फिलोसफी डेवलप करते थे यूनान में और पश्चिम में जाके। वही काम दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहली बात तो हमें अपने पे विश्वास करना होगा। जैसे योग जब बाहर जाके योगा बन के भारत में आता है, आयुर्वेद जब आयुर्वेद से आयुर्वेदा बन के आता है, तब हम विश्वास करना शुरू करते हैं। क्यों नहीं हम अपनी चिकित्सा पे, अपनी संस्कृति पे, अपने महान ऋषियों की दी हुई परंपरा पे विश्वास करते हैं। अगर आयुर्वेदा को हम दिल से एक्सेप्ट कर लें और अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम बीमारियां ठीक करने से पहले बीमारियों से बच सकते हैं कि हम बीमार ही ना हो। क्योंकि कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आयुर्वेदा में तो 5000 साल पहले महर्षियों ने कह दिया था कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब की बातें हमें बड़े दिल से समझनी है और उसे अंगीकार करना है अपने जीवन में। डॉक्टर विरमानी, पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन तेजी से बढ़ती जा रही है। इन टेक्नोलॉजीज़ का आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव में कितना प्रभाव पड़ा है? क्या आयुर्वेदा के अंदर भी इनोवेशन उस लेवल की हुई हैं? अगर हुई हैं तो क्या उनका फ़ायदा जनमानस को मिल रहा है, और नहीं तो क्या कारण है? देखिए, इसको हम दो पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं जी। एक कि इस टेक्नोलॉजी से बीमारियां बढ़ी हैं जी इससे आयुर्वेद बढ़ा है। जी दूसरा, इस टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो आयुर्वेद को बढ़ावा देने में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जी बहुत ज़्यादा काम किया है। मुझे वो दिन नहीं भूलता कि जब हमने ayurvedaconsultant.com जी बनाई थी, जी और मैंने holyayurveda.com करके बनाई थी। जी और हमने शुरू में, हम उस जमाने के लोग हैं जब लोग कंप्यूटर पर आने से डरते थे, जी हम तब से चलते थे। पर तब भी हमने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्तर पे खड़ा किया जाके। मैं एक बात और कहता हूँ कि आज आपको या मुझे कोई देख रहा है, जी कहाँ से देख रहा है? या तो कोई मोबाइल में देखेगा, बिल्कुल या तो कोई अपने लैपटॉप में देखेगा। बिल्कुल सही है। और आज हम जो ये बातें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जी ये किसी एक के मन में तो उतरेंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें किसका रोल है? टेक्नोलॉजी का रोल है ना। बिल्कुल यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या हम ये अपनी सब बातें वहाँ पहुँचा पाते बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बातें पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है। जी पर मेरा एक कहना है, मैं कल कहीं था लेक्चर में, मेरे लेक्चर पर किसी और का लेक्चर था, पर कहीं कहीं कुछ लोग ना इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। जी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन कर दिया चीज़ों का, आयुर्वेद को भी ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया। पर जब हम बात करते हैं कि हम चिकित्सा करना चाहते हैं मन की, हम चिकित्सा करना चाहते हैं आत्मा की, हम चिकित्सा करना चाहते हैं बुद्धि की, शरीर की तो हम कर ही लेंगे, पर उसकी, पर यदि हम खाली दवाइयाँ बेचने पे लग गए तो फिर क्या है कि वो फिर वो हम ना तो विश्वगुरु बनने वाले हैं और ना ही आयुर्वेद जो है वो छाने वाला है। थोड़ी देर में क्या होगा, जैसे एलोपैथी का एक प्रभाव रहता है, फिर वो धीरे धीरे चीज़ें साइड इफेक्ट आते हैं, नीचे आनी शुरू होती हैं, तो हमारा भी फिर वही हाल होगा। तो मेरा जो आयुर्वेद के लोग हैं उनसे एक निवेदन भी है यहाँ पे कि जैसा आयुर्वेद चरक ने बोला वैसा आयुर्वेद हमको सबको देना चाहिए। देखो, चरक जी ने कभी पेटेंट नहीं कराया। यदि चरक, वाघ, वट, सुश्रुति पेटेंट करा लेते तो आप और मैं ये सब काम नहीं कर पा रहे होते। तो ये पेटेंट कराना अलग चीज़ है, पर जो नॉलेज दी जा सकती है उसको देना चाहिए। उसके लिए टेक्नोलॉजी पूरा रोल प्ले करती है और अच्छे से करती है, और चीज़ें हम ढंग से दें, बस इतना मेरा निवेदन है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, भारत के अंदर आयुर्वेदा है, चाइना की अपनी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, होम्योपैथी है जर्मनी के अंदर, बाकी और जगह की अपनी लोकल चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। उन पे 5 से 6% तक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बजट बनता है सरकारों का, उतना खर्च होता है। तो ये मैं इसे एक चुनौती के रूप में देखता हूँ आयुर्वेद के लिए भी और बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी। तो आने वाला भविष्य इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, आयुर्वेदा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कैसा है? इसके अलावा भी आपको कुछ और चुनौतियाँ लगती हैं, या इन सब का भविष्य कैसा लगता है और किस तरह से हम कहाँ जाने वाले हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये जो शताब्दी चल रही है ना हमारी, जी ये शताब्दी हमारी है, हमारी है नहीं, आयुर्वेद के लोगों की है। बाकी सिस्टम तो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। जी
पर ये शताब्दी हमारी है, हमारी मतलब मेरी है, मतलब मेरी मतलब आयुर्वेद की है। ये क्यों है? जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि हम बिल्कुल जब कुछ नहीं होता था तब स्ट्रगल करते करते चले, और आयुर्वेद में एक जिद है आयुर्वेद का नाम है आयुर्वेदो अमृता नाम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चरक ने बोल दिया था। तो आयुर्वेद तो अमृत है, और अमृत कभी मरता नहीं है, इसका नाम ही अमृत है, जो मरता कभी नहीं है। तो अभी क्या है कि जो ये सरकारें हमारी आई, या हम जैसे आप जैसे लोगों ने जो एफर्ट किए, हम दो ही नहीं हैं, हम जैसे पागल मतलब कम से कम इस देश में 100-150 तो है बिल्कुल है, बिल्कुल। जो लगे हैं जिद करके, जो अपना काम कर रहे हैं, और उससे चीज़ें बाहर जा रही हैं और बाहर से घूम के वापस आ रही हैं। तो ये शताब्दी हमारी है और हमको आगे बढ़ना ही है। और जो जिद करके बढ़ता है ना, उसमें दम ज़्यादा होता है। जो जड़ी बूटी को हम खेत में उगाएंगे ना, जी उसमें उतना वीर्य नहीं होगा। जी जो जड़ी बूटी धूप, हवा, पत्थर, डंगर सबसे लड़ भिड़ के उगती है ना, उसका जो वीर्य, उसका जो बल है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ, है ना। वो डार्विन का नियम है कि वो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वही रहना है, वही रहना है। तो हम ही रहेंगे ना जी, हम ही रहेंगे। हम ही रहेंगे, बाकी भी रहेंगे, ऐसा नहीं जी, करें हम जी, नहीं, जी, हमें जी। हमारे अलावा कोई नहीं होगा, हम ही रहेंगे। हमारे साथ और लोग भी सर्वाइव करेंगे। जैसे भारत का कहना क्या है कि भारत एक बात मानता है कि हमें किसी पे कब्जा नहीं करना, हमें किसी पे युद्ध नहीं करना, पर हम पे भी कोई युद्ध ना करे। भाई हमारा कहने का अर्थ ये है कि सब मिलजुल के रहे ना। भाई देखो, हर पैथी की अपनी प्रो है, कॉन्स हैं। अब एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है, इमरजेंसी के लिए अच्छा है, कौन मना कर रहा है ना। लेकिन जहाँ क्रोनिक डिजीज है, जहाँ बीमारियों से बचाव करना है, जहाँ स्वस्थ रहने की बात है, वहाँ आयुर्वेद से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये बात है ना, देखो एक्सीडेंट हो गया, जी फ्रैक्चर हो गया मान लो, जी या कुछ कट लग गया, तो इमीडिएटली सूचना चाहिए। या तो फिर हमारे आयुर्वेद के लोग जो पुराना, देखो सुश्रुत इज फादर ऑफ सर्जरी, जी ये तो वो साइंस वाले लोग भी मानते हैं, मॉडर्न साइंस के लोग भी मानते हैं। पर क्या हमारे लोगों ने दोबारा वो स्टेटस हासिल कर लिया क्या? या तो वो कर लें, नहीं तो यदि एलोपैथी डिग्री की बात भी हम करें, है तो सिस्टम एक ही हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपकी अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो 28 साल का अनुभव रहा है, उसके अंदर कोई ऐसा केस, कोई ऐसा पेशेंट ठीक हुआ जिसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी हो, ऐसी कोई घटना आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? ऐसी तो बहुत सारी हैं जी। एक तो मैंने अभी पार्किंसन वाली बताई थी, उससे अलावा एक बात बताता हूँ। जी एक पेशेंट था, मैं नाम भी ले देता हूँ, प्रवीण करके पेशेंट था, जी और मोगा पंजाब से था। और वो आया अपनी बूढ़ी माँ के साथ, जी और जब आया तो गाड़ी उन्होंने की हुई थी इनोवा, मुझे आज भी याद है। दवाई मैंने उसको दी होगी शायद 2000 रुपये की, 2500 रुपये की, और जो टैक्सी हुई थी वो 8000 रुपये की टैक्सी हुई थी। ये बात मैं कर रहा हूँ 9-10 साल पहले की। जी मैं कहा प्रवीण यार, तू यंग आदमी, तेरी 35-37 साल उम्र तेरी, और तू बस में क्यों नहीं आया या ट्रेन में क्यों नहीं आया? कहते मैं बह नहीं सकता। तो मैंने एक बात कही, मैं कहा आज तो तू मेरे से दवाई ले जा, और उसके बाद तूने आके कराना है पंचकर्मा, और तुम जब आओगे तो अगली बार बस में आओगे, अपनी माँ को लेके नहीं आओगे और अकेले आओगे। तो अब ये बात चल ही रही थी। अब होता क्या कि चावल तो सारे दिन नहीं खाए जाते टेस्ट करने के लिए, तो 2 दाने देख के हम देख रहे थे कि पक गए कि नहीं पक गए। तो कहते डॉक्टर साहब तुझे देख किया था? मैंने है नहीं, जबकि मैं तो उसके हाथ देखे और चेहरा देखा, मतलब इतना डंड्रफ था कि आप मतलब बात करते तो एकदम झड़ रहा होता था। तो कहते डॉक्टर साहब मुझे देख तो लो। मैं कहा दिखाओ जी। उसे पैंट का बक्कल खोला, शर्ट बाहर निकाली, इतने फ्लेक्स नीचे गिरे कि वो वेट में तो शायद 100 ग्राम ही नहीं होंगे, पर ये जो आधा किलो का लिफाफा नहीं होता जिसमें चीनी आधा किलो है, फैलाव काफ़ी था उनका। हाँ, मतलब आधा किलो लिफाफा, वो मैंने स्वीपर को लाया, उसमें भरा तो आधा किलो का लिफाफा भर गया। और कमाल आप देखो, भगवान की कृपा कहो या उसका मेरे प्रति विश्वास कहो, 1 महीने दवाई खाने के बाद वो बंदा बस पे आया, अकेला आया। तो कह रहा डॉक्टर मैं तो 70-80% ठीक हो गया जी। मैं कहा विरेचन करा ले। अब वो ना एक इंसानी फितरत होती है कि जब थोड़े से आप ठीक होते तो लापरवाह हो जाते, तो जैसे आप ही नहीं कराता जी, आप अभी तो मुझे जाने दो। ठीक है जी, वो दवाई लेके चला गया। पर यह मैं उसकी चीटिंग भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जिसके बाद उसको मुझे भी अच्छा लगा, उसको तो अच्छा लगा ही। वो ही वॉज जस्ट डीजे ऑपरेटर, किसी के अंडर वो काम करता था, 5,000 रुपये उसको सैलरी मिलती थी। अब आपको पता है शादियों में होता क्या आजकल, और पंजाब में तो पहले से ही वो ट्रेंड है। तो 5-6 महीने बीत गए, तो बीच में दवाई भी उसने, जब 2 बार दवाई दी उसको लगा मैं ठीक हो गया, उसने दवाई छोड़ दी। एक दिन उसकी वाइफ का फ़ोन आया, मेरे स्टाफ ने उठाया, और सब बड़ा खुश है, डॉक्टर साहब एक नया पेशेंट है जी, और उसका नाम ये है। और मैं कहा भाई वही पेशेंट है, तुम टेंशन मत लो। और उसकी बीवी कह रही थी डॉक्टर साहब से बात करा दो। मैंने बात करी, मैंने उसको एक बात कही, मैं कहा बेटा उसको एक बात कह दे, दवाई रेगुलर खाएगा तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस बंदे ने जी
फिर आया वो अपनी बीवी को और बच्चों को लेकर, अपनी माँ को लेकर फिर गाड़ी करके आया। मैंने बच्चों के सिर पे हाथ रखवाया उसका, और वो बंदे ने जी आप मनोगे सिर्फ एक विरेचन मैंने किया उसका, सिर्फ एक विरेचन, और बंदे को आज 9-10 साल हो गए। और वो बंदा ना एकदम, इसको कहते हैं ना टनाटन बोलते हैं इसको, आज वो टनाटन है। क्योंकि उसे जब दोबारा गलती को सोचने में आ गई, नॉनवेज और शराब जो है वो उनको सूट नहीं करती, उसे वो छोड़ी। आज भी वो बच्चे मेरे से बात करते हैं, बच्चे बड़े बड़े होने शुरू हो गए। और उसके बाद मुझे क्या कहती है, भैया आपने, मतलब वो मुझे डॉक्टर साहब नहीं बोलती, मुझे भैया बोलती है कि भैया आप यदि नहीं डांटते ना उस दिन तो मैं इसको तलाक दे के चली जाती। क्या बात। तो आप देखो किसी का घर बचा तो मुझे क्या खुशी नहीं मिलेगी। यही एक डॉक्टर के लिए, एक चिकित्सक के लिए सबसे बड़ा सुकून की बात होती है कि वो किसी के घर को बचा सके, किसी के जीवन को बचा सके। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल डॉक्टर साहब के पास है और इन्होंने एक शेयर किया। डॉक्टर विरमानी, आयुर्वेद के बारे में बहुत गलत फहमियाँ, बहुत सारे मिथ, मिसकंसेप्शंस हैं कि आयुर्वेद लेट काम करता है, आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा बार खानी पड़ती हैं, पेशेंट का पूरा दिन निकल जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आज के आधुनिक युग में क्या आयुर्वेदा कुछ बदला है, और अगर बदला है तो कैसे? अगर ये मिथ हैं तो उनका, उसमें क्या सच्चाई है, कितनी वो दवाइयाँ जो हैं वो कारगर हैं और कितनी लेट काम करती हैं, वो थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। मैं ना एक बार कहता हूँ, एकल औषध का आपने कंसेप्ट सुना होगा जी सिंगल ड्रग मेडिसिन। जी। अभी जब कोरोना था, कोरोना कितनी भयंकर बीमारी थी, महामारी इसको बोला गया, कितने लोग मर गए, पर हमने सिर्फ क्या किया, सुदर्शन घन भट्टी अपने आप से बनाई और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी उस समय कोरोना में। जी। 3 महीने लगातार डिस्ट्रीब्यूट की, सिर्फ एक सुदर्शन घन भट्टी ने लोगों का कोरोना ठीक कर दिया। जब महामारी में 3 से 5 दिन में वो रिजल्ट दे सकती है, अभी ये सीज़न चल रहा है वायरल डेंगू चिकनगुनिया का चल रहा है, आप यदि मॉडर्न मेडिसिन भी लेंगे तो 5 से 7 दिन तो लगते हैं कम से कम। यदि आप आयुर्वेद की औषधि लेंगे तो 3 दिन में आपका बुखार हो जाता है। ठीक है, थोड़ी कड़वी होगी मेडिसिन, पर कड़वी के लिए क्या कर दिया, उसके कैप्सूल आने शुरू हो गए, उसकी शुगर कोटेड टेबलेट्स आने शुरू हो गई, ये बदला आयुर्वेद, लिक्विड आने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, पर आप आए किस स्टेज पे हो डिपेंड तो ये करता है ना। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की लास्ट स्टेज पे आप आगे खड़े हो, जब आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए और आप कह रहे हो डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए दवाई खाते हैं आराम नहीं आ रहा, तो भाई एलोपैथी में हमने 10 साल दवाई खाई तब ठीक हुए क्या? हाँ, वो जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होगी, जो सारे हाथ पैर मुड़ जाएंगे, तब पेशेंट आएंगे। तब भी हम क्या कह रहे हैं जी 3 साल दे दो, बिल्कुल हम ठीक कर लेंगे आपको। क्योंकि मेरी लाइफ का जो मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 96 में, मुझे याद है कि मेरी 9 फरवरी 96 की ओपनिंग थी, उससे पहले मेरी शादी थी, और जनवरी में हम कार्ड वार्ड, दिसंबर में कार्ड बांट रहे उसकी लिख रहे थे, तो पेशेंट मुझे बैठे बैठे घर पे कह रही है हमको कार्ड नहीं दोगे, मैंने उसको भी कार्ड दे दिया। एंड शी वॉज पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव, सीरो पॉजिटिव, और हमने उसका ट्रीटमेंट किया, लगभग हमें 2.5 साल लगे, सब डिफॉर्मिटी भी ठीक हुई, उससे अपना नाम बनना शुरू हुआ। तो जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी क्रोनिक डिजीज ठीक हो सकती है तो बाकी डिजीज क्यों ठीक नहीं हो सकती? पर शर्त तो ये कि आप आए कौन से स्टेज पे हो, और फिर आप कितना फॉलो करते हो, डाइट और लाइफस्टाइल कितना फॉलो करते हो। आयुर्वेद ट्रीटमेंट का एक ही नियम है, वो मैं समझा देता हूँ। पहला काम क्या है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक आपसे डिटेल में हिस्ट्री नहीं ले रहा, जो आपके लाइफस्टाइल और आपको पर्सनली जान नहीं रहा, सिर्फ आपको कह रहा है कि अच्छा क्या हुआ, बुखार है, अच्छा ये दवाई ले जा, तो भैया उसे दवाई लेनी नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूँ लेनी नहीं। पहले वो जानेगा आपको, फिर जानेगा आपके रोग को, साथ साथ जानेगा आपकी प्रकृति, आपको जाने वाला आपकी प्रकृति को जानेगा, आपको आपकी प्रकृति को जानेगा, आपके लाइफस्टाइल को जानेगा, फिर आपके रोग का कारण जानेगा, फिर रोग का डायग्नोस करेगा, फिर आपको लाइफस्टाइल लिख के देगा कि ये लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो दवाई लेना, नहीं तो मत लेना दवाई। और बीच में यदि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे पंचकर्मा की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है, तो पहले वो पंचकर्म कराएगा, उसके बाद आपको दवाई देगा, उसके बाद दवाई देगा ही नहीं आपको। सपोज सब पंचकर्मा नहीं करते होंगे, औषध भी दे रहे हैं, हो सकता है वो घर पे आपको बोल दे कि अच्छा इतना पानी पी के ना वॉमिट कर देना, अच्छा ये खा लेने से 2-4 तो मोशन आ जाएंगे, त्रिफला आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच खाना है, आपको मोशन आ जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। मुझे आज भी बहुत सारे हकीम याद है, पुराने करनाल में ही थे जो मशहूर थे, उनको दवाई देनी है तो पहले क्या पीने की बोतल देते थे, भाई रात में पूरी बोतल पीनी है, सवेरे मोशन आएगा फिर दवाई खाइयो। बिल्कुल। तो मीन्स क्या है कि आप फॉलो करोगे, ट्रेंड सिस्टम फॉलो करोगे तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक होता। मैं एक बात बोलता हूँ, मुझे याद है कि आज से 11-12 साल पहले की बात है, मैं किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में एक शिविर की ओपनिंग में गया था मैं जी। जहाँ बच्चों को हम बोलते हैं आयुर्वेद व्यक्तित्व विकास शिविर,
जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनको 7 दिन इन हाउस रख के उनको मतलब ट्रेंड करना। एक शिविर में तो आप मेरे यहाँ आप भी आए हो करनाल में, पर पहली बार मैं कहीं उसकी ओपनिंग में ही गया था। और अब ये देखो कि मेरा पागलपन देखो, या कुछ जो कपड़े मैंने पहने उसी में ही गया था, और मुझे वो कार्यक्रम की ओपनिंग इतनी अच्छी लगी, उनके जो कंसेप्ट उन्होंने बोले वो अच्छे लगे, मैं वहीं रह गया 7 दिन। मेरे पास कपड़े नहीं, कुछ नहीं, मैंने वहीं, मेरे को दोस्त रहते हैं उनको मैंने कहा यार अंडरवेयर तो मैंने खरीद लूँगा, पर मेरे को बाकी कपड़े अपने दे, मेरे को पूरे आ जाएंगे। मैं 7 दिन वहाँ रहा, तो वहाँ उस सारे में से हमने एक कविता बनाई थी, उसकी 2-4 लाइनें मेरे को याद है, मैं बताता हूँ। हमने चलने की ठानी है, हमने चलने की ठानी है, हार कभी ना मानी है, चलते चलते थकना नहीं, ऐसी राह पकड़ना नहीं जिस पर तुम मुरझा जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कहाँ मैंने बात बोली है आपको, मैं अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जी। कि करते तो हम BMS हैं, पर प्रैक्टिस का अधिकार चाहिए हमें एलोपैथी का। तो राह तो हमने दूसरी बदली, तो मुरझाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं क्यों नहीं मुरझाया और आप क्यों नहीं मुरझाए, हम तो अपनी लाइन में चल रहे हैं। मैंने क्या कहा, चलते चलते थकना नहीं, ऐसी राह पकड़ना नहीं जिस पर तुम मुरझा जाओ। आयुर्वेद का आदर हो, ये उसका पूरी कविता का एंड ये है कि आयुर्वेद का आदर हो और हम विश्व गुरु कहलाएं, ये हमारा भाव था उसमें। तो इसलिए हमने चलने की ठानी है, हार कभी ना मानी है। जो हार गया तो वैसे ही मर गया ना, रोज रोज मरने से अच्छा है जिस दिन भगवान बुलाएगा उसी दिन मरेंगे ना। और मैं जिद करके कहता हूँ कि जो मेरे टारगेट्स हैं, 100 बेड का उस पर मेरा टारगेट है, उसे बोले भगवान को जाने वाला नहीं हूँ, जिद है मेरी है। यू मजाक में नहीं कहता, मैं सीरियस ही बोलता हूँ। चाहे मैं उसमें प्रैक्टिस कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर मेरा 100 बेड बनाने का सपना है, वो सपना तो पूरा करके अपने सामने देख के जाऊँगा मैं। नहीं, ईश्वर आपका सपना पूरा करेगा और पूरी कायनात आपकी उसमें मदद करेगी। और आपने इतना अच्छा आयुर्वेद के लिए काम किया है, उसका फल इसी रूप में मिले आपको, और सारी आपकी ऊर्जा जो है वो उसके अंदर पेशेंट देखने में और उसको एक बड़े आयाम देने में जाए, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। डॉक्टर विरमानी, आपने बहुत सारी बातें बताई हमें, बहुत सारे इंसाइट दिए आयुर्वेदा के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और बड़े ही अच्छे ढंग से हमने आयुर्वेदा की हर चीज़ के बारे में बात की। चलते चलते कोई ऐसा संदेश आप दर्शकों को देना चाहें जो वो टेक अवे भी हो और अपने साथ वो रखें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो ऐसा? देखिए, आयुर्वेद एक शब्द है जी। इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, आयु जमा वेद। आयु मतलब वो लाइफ जब हम प्रेगनेंसी हुई हमारी जिस दिन से, और जब तक हम मरे, मरने के बाद भी जो समय जब नया जीवन मिलने वाला है, तब तक का जो काल है उसको कैसे अच्छे से ढंग से जीना। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मेरी माँ को ध्यान रखना चाहिए था, मेरे पिताजी को क्या ध्यान रखना चाहिए था, फिर मैं पैदा हो गया तो मेरी खान पान में क्या ध्यान होना चाहिए था, फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे को खुद को अपने जीवन में क्या क्या ध्यान देना था, मुझे दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करनी थी, फिर मुझे एक व्यवसाय ऐसा करना था जो जिसकी समाज में एक मान्यता हो। चोरी ठगी करूँगा तो मेरे को मान्यता नहीं मिलेगा, तो मेरा मन दुखी रहेगा। वो समाज से पोषित, समाज से समायोजित एक ऐसा हमने काम धंधा शुरू किया जिसमें हमारे को खुद खुशी मिल रही है। फिर मेरा वैवाहिक जीवन आएगा, फिर मेरे बच्चे आएंगे, फिर उनके साथ मेरे को कैसे एक बाप बनना है, कैसे मेरे को एक प्रोफेशनल बनना है, कैसे मेरे को एक पिता की तरह और एक बाप की तरह और फिर एक चिकित्सक की तरह, एक दोस्त की तरह मुझे कैसे जीना है। वो सब जीने की कला यदि सीखनी है तो मैं एक बात कहूँगा कि कभी समय मिले तो गूगल पे नहीं, चरक संहिता खरीद के लाइए, उसको पढ़ना शुरू करिए। मत पढ़िए पूरी किताब एक दिन में, पढ़नी भी नहीं चाहिए। आप एक श्लोक उठाइए, आपको श्लोक पढ़ना नहीं आता मत पढ़िए, उसके नीचे हिंदी अनुवाद दिया वो पढ़ना शुरू करिए। आप देखेंगे कि मरने तक से पहले जो अरिष्ट लक्षण होते हैं कि ये व्यक्ति कितने दिन में मर जाएगा, यहाँ तक भी वहाँ मेंशन है। फिर तर्क जो करना है, वहाँ वितंडा नहीं करना, हमें तर्क करना है कैसे कि हम समझा सकें एक दूसरे को, नीचा नहीं दिखाना किसी को। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं ना, हम ये बहस तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। यदि बहस भी करें तो वहाँ कुछ तर्क नहीं चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, तर्कों पे आधारित बहस होनी चाहिए, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हों लेकिन वो स्टैट पे आधारित हों। तो मैं आज का जो टेक अवे देना चाह रहा हूँ वो मेरा कहना ये है कि जीवन जीने की कला है आयुर्वेद, स्वस्थ रहने की कला है आयुर्वेद। आप जीवन से मृत्यु तक कैसे आनंद में जी पाएंगे, हितायु सुखायु जी पाएंगे, उसकी कला है आयुर्वेद। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट, कभी कोई निराशा, कभी कोई उदासीनता ना आए, तो आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम जो हमने शुरू में भी बताए,
आप फॉलो करें। और आयुर्वेद की ऑथेंटिक बुक, वो चरक हो सकती है, वो आपकी भागवत हो सकती है, अष्टांग हृदय हो सकती है, ऐसी बुक लाएं। सर्जी की बुक मत लाएं क्योंकि शायद वो आपके लिए वो टफ होगी। उसका सूत्र सा नहीं पढ़ लेंगे ना, सूत्र का मतलब क्या, प्रिंसिपल, यदि वो प्रिंसिपल ही पढ़ लेंगे। मैं एक यहाँ एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। लोग भगवत गीता को अपने जीवन में शायद 100-200 बार पढ़ लेते हैं। मैं आज तक 7वें अध्याय पे खड़ा हूँ। 55 साल की उम्र हो गई, 22 साल की उम्र में पढ़नी शुरू की थी। इतने सालों में आप लगाओ 33 साल में सिर्फ 7वें अध्याय पे खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ ना एक बात है कि जो लिखा है, स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या उसके अंदर, वो एक श्लोक में 2-2 पेज की व्याख्या भी करते हैं। तो वो लगता है कि यार मेरे जीवन में ये है कि नहीं है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो जिस श्लोक में मैं अड़ा था पहले, जैसी चेसा करुणाम, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें उन्होंने व्याख्या दी कि यदि आप मेरे गुरु हो और मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और आपकी बात को मैंने ऐसा मान लिया, गुरु जी ठीक है, तो मैं हूँ वीर पुरुष। और यदि मैं अपने मन की बात मनवाना चाहूँ, आपको कह रहा हूँ सर ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, यानी मैं हूँ डरपोक, भीरू हूँ, यानी कि मैं अपनी बात पे मोहर लगवाना चाहता हूँ। और जो एक्चुअल गुरु है वो कभी आपकी गलत बात पे आपको हामी नहीं भरेगा, आपको कभी मोरल नहीं देगा। तो यही मेरा टेक अवे पॉइंट आज की डेट में कि आयुर्वेद को जी लो तो कभी बीमार नहीं होंगे, कभी डॉक्टर को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी जीवनचर्या कैसे चलेगी? भाई जो ज़्यादा बीमार है वो तो आएगा ही ना जी अपने आप। तो हम चाहते नहीं कि बीमार हों, हम वैसे वाले चिकित्सा नहीं, हम रोज़ आरती करें भाई कितने मरीज भेजेगा, नहीं वो नहीं चाहिए। जिसको आना है वो आएगा, भगवान ने मेरे नाम का जो लिखा है वो मुझे मिल रहा है, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, वो उसको देखना है, वो देखेगा। तो मेरा कर्म है कि मैं अच्छा दूँ। जब आप अच्छा देते हो तो जब खुशबू होता है, जब फूल होता है तो खुशबू भी होती है, और आगे हर कोई सूंघता भी है, पर वो फूल तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ने में तो प्रभु चरणों के लिए तोड़ना चाहिए और वीरों के लिए तोड़ना चाहिए, अपने लिए तोड़ के यूँ कहीं रख दिया तो इसलिए नहीं तोड़ना। तो आयुर्वेद ही जीवन कला है, उससे ही जीना है, उसमें मस्त रहना है, उसमें स्वस्थ रहना है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी तो यही कामना है। दोस्तों, डॉक्टर मनोज विरुमानी ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई आज आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा की कैसे आयुर्वेदा हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है, कैसे हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के साथ साथ सुंदर बना सकता है। दोस्तों, आयुर्वेदा वेदों से निकला है, अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेदा। जैसे मद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली है और हमारे मन के विकारों को दूर करने का काम करती है, वैसे ही आयुर्वेद हमारे ऋषियों के मुख से निकली वो वाणी, वो शास्त्र है जो हमारे शरीर की बीमारियों को, व्याधियों को दूर करने का काम करता है। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहते हुए, खुश रहते हुए अपने जीवन को सार्थकता के साथ बिताना चाहते हैं और अपने जीवन के सभी आयाम के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेद की शरण में आना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डॉक्टर मनोज विरुमानी की ये सारी बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस बियॉन्ड बाउंड्री एपिसोड का समापन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय आयुर्वेद।